हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हल करने वाले हैं पेपर को। और ये पेपर जो है सेकंड डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का है। और अगर पेपर की बात करें तो 2023 का ये पेपर है। इसके पहले का हमने पेपर जो है करा दिया है। अगर आप लोग देखे नहीं है तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके जो है देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न यानी संपूर्ण पेपर को जो है हम लोग हल करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो है इस संपूर्ण पेपर का पीडीएफ आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा और फ्री नोट्स भी आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग जो है चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में पेपर में क्या क्या है। और उसके बाद में अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके इसके पहले का पेपर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर जो है ये 2023 का है। ये 2023 का पेपर है और सेकंड सेमेस्टर का है। और अगर सेकंड पेपर है ये, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका जो है 50 नंबर का होता है और समय आपको जो है 2 घंटे मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है जो निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश यही है कि जो है आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे सभी प्रश्न को जो है करना अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव में जो है 15 प्रश्न आता है और उसके बाद में अति लघु उत्तरीय पर में 75 75 नहीं 25 शब्दों में लिखना होता है। और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो प्रश्नों को जो है उत्तर ये 75 शब्दों में लिखना होता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कलकत्ता में जो मदरसा की स्थापना किसने किया था, ठीक है। यहाँ पे किसने किया था, मैकाले ने, विलियम बेंटिंक ने, या वारेन हेस्टिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर कलकत्ता में मदरसा विद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये 1781 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इनमें से कौन सा है जिसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि राधा कृष्णम आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोठारी आयोग है इसे जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो कि अगर डेट की अगर बात करें तो 1964 66, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर में दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था, 1980 में, 1982 में, 1990 में, या 1992 में। तो अगर हम भारतीय शिक्षा आयोग की गठन की बात करें तो ये जो है 1982 में जो है इसका गठन किया गया था, 1982 में। और इसी को जो है भारतीय शिक्षा आयोग को जो है हंटर कमीशन भी कहते हैं। हंटर हंटर कमीशन, इसी को जो है हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था तो जो है 1882 ईस्वी में हुआ था। 4 नंबर में दिया है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे सन बताना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गोखले विधेयक जो है जो प्राथमिक शिक्षा को जो है अनिवार्य बनाने के लिए जो है इसको पेश किया गया था। यहाँ पे सन दिया है कि इसको कब पेश किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 16 मार्च 1911, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1912, या 20 अप्रैल 1919। तो इसको जो है 16 मार्च 1911 को जो है पेश किया गया था, गोखले विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में हम 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में दिया है कि शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष के कौन कौन थे। जो शिक्षा आयोग मतलब 1964 से 66 के मध्य जो अध्यक्ष थे शिक्षा आयोग के, वो कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके जो है यहाँ पे पेपर में दिया है कि डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर,
और श्री एम.टी. व्यास, श्री डी.एस. कोठारी या डॉक्टर ताराचंद। तो यहाँ पे अगर बात करें तो शिक्षा आयोग 1964-66, तो इसके जो है अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो डी.एस. कोठारी थे, ठीक है, डी.एस. कोठारी थे। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर में दिया है कि पाश्चात्य विवाद का जन्म जो है हुआ था। ये है हंटर कमीशन से, 1813 के घोषणा पत्र से, या मैकाले की विवरण पत्र से, या वुड के आदेश पत्र से। तो अगर हम पाश्चात्य विवाद की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है मैकाले के विवरण पत्रों से हुआ था। उसके बाद में हम 7 नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पे। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे 7 नंबर की हम बात करते हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया था? तो समवर्ती सूची में जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको जो है 1976 में शिक्षा को जो है पहले जो है ये केंद्र सूची का विषय था, लेकिन बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में जो है इसको स्थान दिया गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो है संशोधन भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में हम लोग 1 मिनट, यहाँ पे 8 नंबर में दिया हुआ है। 8 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिंक के द्वारा, या लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, या लॉर्ड ग्रांट के द्वारा, या लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो अगर हम बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। 9 नंबर में दिया है कि निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। यहाँ पे सिद्धांत के प्रतिपादक की बात कर रहा है, ये जो निस्पंदन सिद्धांत है किसने जो है प्रतिपादित किया था? चार्ल्स ग्रांड ने, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेलेजली, या लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड ग्रांड ने जो है इस शिक्षा का जो है प्रतिपादन किया था। उसके बाद में हम 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कब प्रारंभ हुआ था? इसका क्या, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में जो आधारभूत सुविधाओं को जो है किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। अगर पूछ ले कि जो है कब किया गया था, यहाँ पे पूछा है जैसा कि एग्जाम में आपके 1885, 1886, या 1887, 1888, ये 1888 89 है, ठीक है। तो ये जो है 1888 89 में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो है प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में 11 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षा छनाई का जो है सिद्धांत लागू किया गया था उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए। जो शिक्षा छनाई का सिद्धांत जो लागू किया गया था वो किस वर्ग के लोगों के लिए जो है लागू किया गया था? तो यहाँ पे दिया है उच्च वर्ग के लिए, या जन शिक्षा के लिए, या अंग्रेजी की शिक्षा हेतु, या छात्रों की शिक्षा हेतु। तो इसको जो है जो छनाई का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया था, ये उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए जो है शिक्षा छनाई का सिद्धांत जो है लागू किया गया था। उसके बाद में हम यहाँ पे 12 नंबर की हम बात करते हैं। 12 नंबर में दिया है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना है? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना है? तो यहाँ पे जो है निशुल्क अगर बात करें, निशुल्क और उसके बाद में अनिवार्य, यानी जो बाल शिक्षा अधिकार है इसको जो है अनिवार्य कब किया गया था? 2005 में, 2008 में, या 2009 में, या 2011 में। तो इसको जो है आरटीई एक्ट 2009 के तहत जो है इसको जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जो है अधिनियम बना था, ठीक है। राइट टू एजुकेशन। उसके बाद में हम देखते हैं 13 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध होता है। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना होता है इसी को कहते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, ये जो है 2004 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे पूछ रहा है कि किससे संबंधित होता है, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये पूरा जो है इसका नाम होता है। तो यहाँ पे बालिका जब आता है तो बालिका के लिए जो है ये शुरू किया गया था।
तो प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक बालिका शिक्षा में, यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक बालिका शिक्षा में, उसके बाद में है माध्यमिक शिक्षा में या माध्यमिक बालिका शिक्षा में। तो इसको जो है कस्तूरबा गांधी ये जो है ये प्राथमिक बालिका शिक्षा के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद में 14 नंबर की हम बात करते हैं। 14 नंबर में दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है इसको कब जो है पारित किया गया था। यहाँ पे 1903 में, 1905 में, 1904 में या 1908 में। तो इसको जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है इसको जो है 1904 में जो है इसको पारित किया गया था। उसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे दिया हुआ है कि कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन कौन सा, कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया बनाया गया था। यहाँ पे केम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को या लंदन विश्वविद्यालय को या पेरिस विश्वविद्यालय को। तो यहाँ पे लंदन विश्वविद्यालय को आधार पर जो है कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है इस पेपर का। 2023 का पेपर हम लोग कर रहे हैं जो कि पेपर नंबर 2 है। और ऑब्जेक्टिव का जो है आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि 16 से लेकर 30 तक रहता है। अब हम चलिए देखते हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और जो लोग चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 16 नंबर में दिया है कि निस्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो निस्पेंदियन इसी को कहते हैं एजुकेशन ड्रेन थ्योरी, ठीक है। निस्पेंदियन सिद्धांत, डाउन फिल्टरेशन थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है कि केवल उन लोगों को जो है तैयार करना नहीं होता है जो उच्च पदों पर कार्य कर सकें, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों के लिए भी जो है सुलभ और उपयोगी बनाना चाहिए। यह सिद्धांत जो है शिक्षा को सभी वर्गों तक जो है पहुंचाने पर बल देता है और यह सुझाव देता है कि उच्च शिक्षा और पद्धतियों को जो है समाज के व्यापक हिस्सों तक जो है किस प्रकार से पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे एक होता है डाउन फिल्टरेशन थ्योरी और ये है एजुकेशन ड्रेन थ्योरी, निस्पंदन सिद्धांत, ठीक है। इसमें ये होता है कि डाउन फिल्टरेशन थ्योरी में क्या होता है, उसमें उच्च वर्ग को जो है शिक्षित किया जाए और धीरे धीरे करके जो है उनके द्वारा जो पिछड़े और नीचे वर्ग के लोग हैं वो जो है शिक्षित हो जाएं। और इसका निस्पंदन सिद्धांत से आशय होता है कि जो मतलब उच्च वर्ग के साथ साथ जो है समाज के अन्य वर्गों को जो है सुलभ और उपयोगी बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 17 नंबर में दिया है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था। जो कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी यानी किस उद्देश्य के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी इसको बताना है। तो कोठारी आयोग की अगर हम बात करें तो 1964 64 66 की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसका जो है व्यापक विश्लेषण करना और उसकी गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच में जो है सुधार करने के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुधार करने के लिए जो है सिफारिशें की गई थी। आयोग ने शिक्षा के जो है 3 स्तर बताए थे, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर के सुझाव के लिए जो है इन्होंने सुझाव दिया था और शिक्षा की प्रणाली को जो है समग्र दृष्टिकोण से पुनर्गठित करने की सिफारिश की थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 18 नंबर में दिया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी इसका आशय क्या होता है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को उनकी आयु, लिंग, जाति, धर्म और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बावजूद, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने का जो है समान अवसर सभी को जो है प्राप्त हो। इसका उद्देश्य होता था कि जो है शिक्षा को सभी के लिए जो है सुलभ और अनिवार्य बनाया जाए ताकि कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से जो है वंचित ना रह सके। उसके बाद में हम देखते हैं 19 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एक जो है ये सरकारी योजना है, सरकार के द्वारा जो है इसको चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि जो बच्चे होते हैं कम उम्र के वो बाल मजदूरी को जो है समाप्त करना और बाल श्रमिकों को जो है, जो बाल श्रमिक होते हैं उनको शिक्षा और पुनर्वास जो है प्रदान करना।
इसके अंतर्गत विशेष विद्यालयों की स्थापना भी की जाती है, जहाँ अ, बाल श्रमिकों को जो है शिक्षा के साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है। ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर है। 20 नंबर में दिया है कि जनशाला कार्यक्रम क्या होता है, जन शिक्षा संस्थान क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जन शिक्षा संस्थान क्या होता है। जनशाला कार्यक्रम, जनशाला कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि साक्षरता और शिक्षा को जो है बढ़ावा देना। साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देना, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोग जो है उनकी जो है साक्षरता और शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। यह कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से जो है लोगों को सशक्त बनाने और जीवन स्तर में सुधार करने पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। 21 नंबर में दिया हुआ है आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है 2023 का। यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य होता है। न्यूनतम मिनिमम लर्निंग लेवल, MLL। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जो है आता है बहुत। तो हम लोग न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में देखते हैं। इसका तात्पर्य होता है न्यूनतम अधिगम स्तर का तात्पर्य होता है कि शिक्षा प्रणाली को जो है सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को एक न्यूनतम शैक्षिक मानक तक पहुंचे। ठीक है, एक न्यूनतम शैक्षिक मानक मानक तक जो है पहुंचे, जिन मतलब ये है कि उनको न्यूनतम यानी मिनिमम से मिनिमम कितना ज्ञान उनको प्राप्त होना चाहिए, वही है न्यूनतम शैक्षिक मानक तक पहुंचे, जो मानक जो है गठित किया गया है। यानी सबका मानक अलग अलग होता है। ठीक है, यह मानक बच्चों के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान और कौशल की जो है पहचान करता है, जिसे उन्हें प्राप्त करना चाहिए ताकि वह आगे की शिक्षा को जो है और जीवन की चुनौतियों को जो है सामना कर सके। उसके बाद में है कि विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, जो स्कूल में प्रोग्राम होता है उससे आप क्या समझते हैं। विद्यालय, यहाँ पे देख सकते हैं विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम, स्कूल बेस्ड प्रोग्राम। तो ऐसे कार्यक्रम जो विद्यालयों के भीतर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विद्यालयों के भीतर शिक्षण और शिक्षा संबंधी गतिविधियों को सुधारने के लिए सुधारने पर केंद्रित होता है। इनमें जो है स्कूल के वातावरण, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का जो है जो टीचिंग मेथड होता है उसमें जो है सुधार शामिल होता है, ताकि छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सुधार किया जा सके। पी मोस्ट कार्यक्रम का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्कूल टीचर। इसका जो है ये फुल फॉर्म होता है। यह कार्यक्रम जो है सेवारत शिक्षक जो इस समय स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय या जूनियर में सेवारत है, इस बच्चों को सेवा दे रहे हैं, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और उनकी पेशेवर क्षमताएं को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो ट्रेनिंग होता है इसको बढ़ाने के लिए जो है डिजाइन किया गया था पीमोस्ट, यानी प्रोग्राम। प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम यम से हो गया मैनेजमेंट ऑफ स्कूल टीचर। ठीक है, तो स्कूल टीचर के लिए जो है इसको प्रोग्राम किया गया है, किस प्रकार से जो है टीचिंग मेथड हो गया, उनकी क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। 24 नंबर में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो अपव्यय होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये शब्दावली है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो अपव्यय होता है और अवरोधन होता है। ठीक है, अवरोधन का अर्थ है, यानी ये शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है, अब अपव्यय का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अपव्यय का तात्पर्य होता है उन संसाधनों से होता है जो बिना किसी सार्थक परिणाम के जो है खर्च किए जाते हैं, यानी जिसका कोई परिणाम नहीं होता है, यानी फालतू का खर्चा जो जिसे कहते हैं, फालतू का खर्चा यानी सार्थक परिणाम के खर्च किए जाते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं जो बिना किसी सार्थक परिणाम, इसका कोई परिणाम नहीं होता है, इसको खर्च किया जाता है, जैसे कि गैर प्रभावी शिक्षण विधियां या अनावश्यक प्रशासनिक खर्च। ठीक है, तो ये अपव्यय का मतलब ये हो गया कि अपव्यय मतलब अधिक खर्चा यानी फालतू का खर्चा। उसके बाद में है अवरोधन। ठीक है, अवरोधन का तात्पर्य होता है उन बाधाओं से होता है जो शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और क्रियान्वयन में रुकावट डालते हैं, जैसे कि शिक्षकों की कमी। अगर शिक्षक कमी है तब भी जो है शिक्षा को जो है प्रभावित करेंगे,
और अपर्याप्त शैक्षिक संसाधन, यानी जो संसाधन होना चाहिए, डेस्टर, ब्लैक बोर्ड हो गया, इसके अलावा भी और सब जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, कुर्सी मेज हो गया, अगर ये सभी नहीं है तो जो है अवरोधन उत्पन्न होगा शिक्षा के क्षेत्र में, या प्रशासनिक समस्याएं होती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे दिया है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यह एक शैक्षिक और सांस्कृतिक विवाद था, ठीक है, जिसमें क्या था कि पूर्वी और पश्चिमी शिक्षा पद्धतियों, दृष्टिकोणों और मान्यताओं के बीच जो है भिन्नता और संघर्ष पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता था। यह विवाद विशेष रूप से जो है शिक्षा साहित्य के साथ साथ जो है सांस्कृतिक मान्यताओं की विभिन्न दृष्टिकोणों को जो है लेकर होता था, ठीक है। उसके बाद में 26 नंबर में दिया है कि डीपीईपी परियोजना का जो मुख्य कार्य था क्या था, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का मुख्य कार्य क्या था। तो मुख्य कार्य की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा जो था इसको जो है सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना, और इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसमें जो है सुधार करना, और शिक्षण प्रशिक्षण यानी टीचर के लिए जो ट्रेनिंग की सुविधाएं होती हैं, और स्कूल आधारित जो प्रबंधन में सुधार किया जाता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में जो है वृद्धि की जा सके। तो इसीलिए जो है डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट, यानी ये जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राइमरी की बात कर रहा है, और एजुकेशन प्रोग्राम ये है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि बीईपी क्या है, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। बीईपी क्या है, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। यह एक शैक्षिक परियोजना है, शिक्षा से संबंधित परियोजना है। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में जो है इसका मुख्य उद्देश्य है सुधार करना। यह परियोजना विशेष रूप से ग्रामीण के साथ साथ जो है पिछड़े क्षेत्रों में जो शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के जो है इसको लागू किया गया था। बीईपी का मतलब इसको लागू किया गया था, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद में 28 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि वुड के घोषणा पत्र का जो है शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था। जो वुड का घोषणा पत्र था उसका शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ा था, इसको बताना है। तो वुड डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को जो है संरचित, ठीक है, और व्यवस्थित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके प्रभावों में अगर शामिल है तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा के 3 स्तरीय ढांचे की स्थापना किया था। जैसे हो गया ये प्राइमरी, प्राथमिक, माध्यमिक और उसके बाद में उच्च शिक्षा, एक स्पष्ट संरचना बताया था, ठीक है, निर्माण किया था 3 स्तर पर। उसके बाद में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं का संतुलन, जो अंग्रेजी के साथ साथ जो स्थानीय भाषा है उसका जो है संतुलन स्थापित किया था। शिक्षा में अंग्रेजी के साथ साथ जो है जो स्थानीय भाषा होती है, हिंदी, तेलुगु वगैरह वगैरह जो भारत में होता है, उसकी उपयोगिता को जो है सभी को जो है बढ़ावा देना। तो ये जो है ये वुड के घोषणा पत्र के शिक्षा पर जो है क्या प्रभाव पड़े थे इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में अगर हम देखते हैं जो ब्रिज कोर्स का क्या आशय होता है, जो ब्रिज कोर्स कराया जाता है, तो ब्रिज कोर्स एक प्रकार का जो है विशेष शिक्षण कार्यक्रम होता है जो उन छात्रों के लिए जो है डिजाइन किया जाता है जिनकी शिक्षा में जो है कोई गैप हो जाता है, या जो नए शैक्षिक स्तर पर प्रवेश के लिए जो है तैयार नहीं होते हैं। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना ताकि वह नियमित पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक जो है शामिल हो सके, ठीक है। तो शिक्षा में जो कोई भी अगर गैप है तो नए शैक्षिक स्तर पर जो है इसको जो है तैयार नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी हो गया कि शैक्षिक स्तर पर प्रवेश के लिए अगर कोई तैयार नहीं है तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल जो स्किल होता है और एजुकेशन होता है प्रदान करना ताकि वह नियमित पाठ्यक्रम में जो है सफलता पूर्वक शामिल हो सके। उसके बाद में 30 नंबर की हम बात करें, 30 नंबर में दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई जो 2009 है का प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का में के तहत जो है प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क के साथ साथ जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किस आयु वर्ग के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, आयु वर्ग के जो है सभी बच्चों को प्राथमिक के साथ साथ जो है उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है जो उनके विकास और भविष्य के लिए जो है आधारभूत है, ठीक है।
विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए जो है आधारभूत है। इसीलिए जो है आरटी एक्ट 2009 को जो है तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। 31 नंबर की बात करें तो मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसका जो है मूल्यांकन करना। तो मैकाले की शिक्षा नीति 1835 भारतीय शिक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली थी। इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन में जो है निम्नलिखित बिंदु शामिल है, जैसे हो गया अंग्रेजी भाषा में प्राथमिकता। मैकाले की नीति ने जो है अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का प्रमुख माध्यम बनाया था, जिससे भारतीय भाषाओं और संस्कृति की उपेक्षा की गई थी। जो भारतीय भाषाएं थी और संस्कृतियों की जो है उपेक्षा की गई थी। उसके बाद में है शिक्षा का वर्गीय स्वरूप। यह नीति जो है उच्च जातियों और वर्गों के लिए शिक्षा को जो है प्राथमिकता देती थी। वर्गीय समूह मतलब ये उच्च जाति के लिए जो है उच्च जातियों और वर्गों के लिए जो प्राथमिकता देती थी, जिससे समाज के निचले वर्गों की शिक्षा में जो है कमी कमी आई। उसके बाद में उपनिवेशी दृष्टिकोण। नीति का उद्देश्य जो है उपनिवेशी शक्ति की अवधारणा को जो है बढ़ावा देना था, जिससे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जो है कम महत्व दिया गया। ठीक है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण था। उसके बाद में 32 नंबर में दिया है कि बुट के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मेगना कार्टा क्यों कहा जाता है। जो बुट घोषणा पत्र है 1854 को, इसको जो है मेगना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली को संरचित यानी दोबारा जो है संरचित और व्यवस्थित किया गया था। इसके प्रमुख योगदान की बात करें तो शिक्षा का त्रिस्तरीय, ठीक है, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर को जो है स्पष्ट रूप से जो है विभाजित किया गया था। और स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी का समन्वय। जो स्थानीय भाषा है और अंग्रेजी यानी दोनों को जो है उपयोगिता पर महत्व दिया गया था। उसके बाद में 33 नंबर में दिया हुआ है कि भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान था। जो लॉर्ड कर्जन है इसका जो है भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था। तो ये जो है ये 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक रहा भारत में। वह भारतीय शिक्षा में जो है योगदान के मुख्य निम्नलिखित है। जैसे हो गया शिक्षा नीति का जो है पुनर्वालोकन। कर्जन ने जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की। इन्होंने समीक्षा की और सुधार के लिए जो है कदम उठाए। कला और विज्ञान का विकास इन्होंने किया। उन्होंने विज्ञान और कला के अध्ययन को जो है बढ़ावा दिया और विश्वविद्यालय के पुनर्गठन की जो है सिफारिश किया था। उसके बाद में 34 नंबर दिया है कि कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो कोठारी आयोग है इसके प्रमुख सिफारिशों का वर्णन करना है। ठीक है, तो कोठारी आयोग 1964-66 में जो है जो सिफारिशें की थी इसको देखते हैं। तो शिक्षा का जो है समानता का अधिकार, शिक्षा का समानता का अधिकार का सिद्धांत, यानी सभी स्तरों के लिए जो है शिक्षा को की समानता को सुनिश्चित करना। और सार्वभौमिकरण शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लिए जो है अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करना। उसके बाद में है शिक्षकों का प्रशिक्षण। जो टीचर होते हैं उनका प्रशिक्षण और विकास पर जो है विशेष ध्यान देना। और विज्ञान के साथ साथ गणित पर सुधार, यानी विज्ञान और गणित में सुधार के लिए जो है विशेष योजनाएं बनाना। 35 में दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो सर्व शिक्षा का उद्देश्य, यानी सभी बच्चों के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। और शिक्षा का गुणवत्ता, यानी गुणवत्ता में जो है इसमें सुधार किस प्रकार से किया जाए। मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा मतलब ये हो गया कि नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद में है भाषा की नीति है। ठीक है, डाइट के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं उसको लिखना है। तो शिक्षक प्रशिक्षण होता है, यानी जो जिले के शिक्षक होते हैं उनके लिए जो है ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से उसमें विकास किया जाए। शैक्षिक अनुसंधान, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो है अनुसंधान और सुधार के लिए जो है योजना बनाना। और शिक्षा प्रबंधन, शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन और निगरानी में जो है सहायता करना। ये जो है डाइट DIET यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं। उसके बाद में है 37 नंबर, 37 में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में मतलब एक बार और पूछा गया है, 2020 या 19 में पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षा में जो प्रमुख समस्याएं हैं उसके पे जो है प्रकाश डालना है हमको। ठीक है, तो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे अपर्याप्त साधन, यानी ठीक प्रकार से जो जो बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है
वो ठीक प्रकार से नहीं है, यानी अपर्याप्त संसाधन, स्कूलों में जो है आवश्यक शिक्षण सामग्री और सुविधाओं की कमी है। उसके बाद में शिक्षकों की कमी, बाबा जैसे उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, शिक्षकों की कमी है। बोल रहे हैं कि रेशियो भी सही है। चलिए, देंगे ही कभी, चुनाव के समय में देंगे। पढ़ते रहिए आप लोग, डिलीट करते रहिए आराम से। शिक्षकों की कमी यानी प्रशिक्षण और अनुभवी शिक्षकों की कमी है, ठीक है। गुणवत्ता में भिन्नता, शिक्षा की गुणवत्ता में जो है असमानता है, और विशेषकर जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है असमानता ये पाई जाती है। अवसरों की कमी यानी शिक्षा के अवसरों की कमी है, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में ये जो बच्चे हैं उसमें जो है उनको अवसर नहीं मिल पाता है। उसके बाद में है ECCE का उद्देश्य क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उद्देश्य होता है कि छोटे बच्चों यानी 0 से लेकर 6 वर्ष के संपूर्ण विकास को जो है प्रोत्साहित करना, किस प्रकार से इनको संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें शिक्षा के साथ साथ पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक भावात्मक विकास पर विकास भी शामिल होता है, ताकि बच्चों का जो है सर्वांगीण यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है सुनिश्चित हो सके और उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है तैयार किया जा सके। 39 नंबर में दिया है कि एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या होता है। जो एनसीईआरटी होता है, अगर इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है कि मुख्य कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का विकास। जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, कैरिकुलम और पाठ्य पुस्तक जो बुक होती है पढ़ने के लिए, उसका जो है विकास करना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का जो है विकास और संशोधन करना, ठीक है। यानी वर्तमान को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास करना और इसमें पाठ्य पुस्तकों का विकास करना, पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है पाठ्य पुस्तकों का विकास करना। सेकंड की हम बात करें तो शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण, यानी शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा अनुसंधान के कार्यक्रम का और गतिविधियों को जो है इस प्रकार से इसका ये कार्य होता है सही करना। शिक्षा का मानक यानी शिक्षा को जो मानक होती है और गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है दिशा निर्देश, ये एनसीईआरटी का ये मुख्य कार्य हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में दिया है कि शिक्षा बिना बोझ के, ये यशपाल समिति के द्वारा दिया गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन। इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे, ठीक है, यानी शिक्षा बिना बोझ के। तो यशपाल समिति के द्वारा जो है दिया गया था ने शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में जो है निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए थे। कौन कौन से, कि भविष्य की शिक्षा यानी शिक्षा प्रणाली को जो है बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा और रुचियों के अनुरूप जो है इनको ढालना। उसके बाद में पाठ्यक्रम में लचीला, यानी पाठ्यक्रम को जो है बोझिल, यहाँ देख सकते हैं पाठ्यक्रम को बोझिल और अत्यधिक संरचित होने के बजाय जो है अधिक इसको लचीला बनाना चाहिए और दिलचस्प बनाना चाहिए, यानी बच्चों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। सिखाने की विधियों में सुधार, यानी जो विधियां होती हैं जैसे हो गया व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि के बच्चों को पढ़ाएंगे आप स्कूल में तो सो जाएंगे, ठीक है। तो जो सिखाने की विधियां होती हैं उसमें जो है सुधार करना, यानी शिक्षण विधियों को अधिक संवादात्मक और प्रेरणादायक बनाना, ताकि बच्चे आनंद के साथ जो है सीख सकें। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है 2023 का क्वेश्चन पेपर, आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, टोटल जो है 40 प्रश्न आता है, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि कौन कौन सा जो है प्रश्न पेपर हम लोग हल किए हैं। तो यहाँ पे जो है 2016 का पेपर हो गया है, 2017 का पेपर हो गया है, उसके बाद में 2019 का पेपर हो गया है, 2020 का हो गया है, 2022 का हो गया है, उसके बाद में 2023 का ये पेपर हो गया। तो कितना पेपर हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेपर जो है हम लोग बिल्कुल हल कर चुके हैं, यानी संपूर्ण पेपर को। तो आप लोग इतना देख लीजिएगा, और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जो एक बैच स्टार्ट हुआ है एग्जाम रथ बैच करके, ठीक है, उसका भी 3 पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्लास जो है चलेगा। तो अगर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो गया, फ्री क्लास नोट हो गया, और उसके बाद में कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और पीपीटी, प्रैक्टिस सेट, तो इन सभी जो है इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल बन चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे जो ज्वाइन करके जो है आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जो है चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके आगे का पेपर 2023 तक का पेपर जो है 2023 तक का पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 3। अब पेपर 3 में जो है आपका साइंस है शायद, तो उसको भी हम लोग 2016 से लेकर जो है 2023 तक बिल्कुल संपूर्ण पेपर को जो है हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है थर्ड पेपर को जो है देखेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।